हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी CHSL 2024 के जीके जीएस का सेट सेकंड का क्वेश्चंस, जिसमें कि मैं डिस्कस करूँगी 1 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस। तो मैंने सेट 1 का क्वेश्चंस जिसमें मैंने डिस्कस किया था 1 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस, उसे मैंने अपलोड कर दिया है उसका वीडियो। तो उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी उसका जो कंटेंट्स होगा वो इंग्लिश में होगा, लेकिन मैं उसे हिंदी में भी एक्सप्लेन करती जाऊँगी, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहाँ से आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और उसके साथ उस टॉपिक का क्वेश्चंस उसका वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, इस शिफ्ट का, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज लोकेटेड इन डैश। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो वैसे तो इंडिया में बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, तो सारे को याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं जितने भी माउंटेनियरिंग और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे उसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहला है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है? दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये कहाँ है? उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, ये कहाँ है? पहलगाम, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, निमास, ये कहाँ है? दिरांग, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है सोनम ग्याटसो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? गैंगटॉक, सिक्किम में। उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, ये कहाँ है? मनाली, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग, जो कि कहाँ है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद है स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान में। और इसके बाद है गार्जियन गिरी प्रेमी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि है पुणे, महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वॉज फाउंडेड बाई मोहम्मद यूनुस इन 1983। निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1983 में मोहम्मद यूनुस ने की थी? तो इन्होंने कौन से बैंक की स्थापना की थी? ये था ग्रामीण बैंक। तो अब हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट इंडिया में बैंक्स हैं उसे देखेंगे। तो सबसे पहले है ग्रामीण बैंक। तो ग्रामीण बैंक एक कैसा बैंक है? ये माइक्रो फाइनेंस बैंक है, यानी कि ये स्मॉल लोन को प्रोवाइड करने वाला बैंक है। और स्मॉल लोन को क्या बोलते हैं? माइक्रो क्रेडिट और ग्रामीण क्रेडिट भी बोलते हैं। और इसे इस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया? ये बांग्लादेश में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये गरीब लोगों को या इम्पॉवरिश्ड यानी गरीब लोगों को विदाउट एनी कोलेट्रल लोन प्रोवाइड करती है। यानी कि कोलेट्रल यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को लोन के बदले में कुछ अपना एसेट को रखना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रामीण बैंक है वो बिना किसी एसेट्स के यानी कोलेट्रल फ्री गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। और इसे इस्टेब्लिश कहाँ पे किया गया था? बांग्लादेश में। और कौन से ईयर में? अक्टूबर 1983 में। इसके फाउंडर कौन थे? मोहम्मद यूनुस। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? बांग्लादेश, ढाका में। इसके चेयरमैन कौन है? अब्दुल हनन चौधरी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बैंक पे, जो कि है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कैसा बैंक है? ये एक मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र, मुंबई में। ये एक कैसा बैंक है? फाइनेंशियल सर्विसेज स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसे स्टैट्यूटरी बॉडी होता है वैसा बॉडी जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, जिसे कि किसी भी एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसे पहले कौन से नाम से जाना जाता था? इसे बोला जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
और ये कब से कब तक रहा था? 1921 से लेकर 1955 तक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है स्टेट बैंक भवन, MC रोड, नारीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र। तो कभी कभी ये जो आगे का डिटेल है महाराष्ट्र के अंदर कहाँ पे है वो भी पूछ लिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को भी याद रखना है कि एग्जैक्ट कौन सा लोकेशन है इसके हेडक्वार्टर का। और इसके चेयरमैन कौन है? अभी इसके चेयरमैन है छल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। तो यानी कि SBI को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता था और 1955 के बाद ये इसका नाम क्या हो गया? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे बैंक पे नेक्स्ट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है RBI। तो RBI कैसा बैंक है? RBI ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, यानी कि ये मेन रेगुलेटरी बॉडी है फाइनेंशियल सेक्टर का। तो इसका काम क्या होता है? ये इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है। और ये किसके अंडर में काम करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके अंडर में काम करता है। इसका वर्क क्या होता है? इंडिया में जो मनी सप्लाई होता है उसे कंट्रोल करना और उसे मेंटेन करना और उसे इशू करना। और इंडिया में जो मेन पेमेंट सिस्टम है उसे भी क्या करता है? ये मैनेज करता है और इस तरह से इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे प्रमोट करता है। इसका ये वर्क हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, इंडिया में। यानी कि RBI और SBI दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। और ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर है बांग्लादेश में। इसे इस्टेब्लिश कब किया गया? ये इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 में। इसके गवर्नर कौन है? तो 25th गवर्नर थे शक्तिकांत दास और 26th कौन है? संजय मल्होत्रा। यानी कि जो प्रेजेंट में अभी गवर्नर है RBI के वो कौन है? संजय मल्होत्रा। और इसके पहले थे शक्तिकांत दास। तो ये नंबर भी याद रखना है कि 26 नंबर पे कौन है? संजय मल्होत्रा है। और इसमें डिप्टी गवर्नर कौन है? तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन और T रविशंकर और डॉक्टर MD पात्रा। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं और संजय मल्होत्रा मेन गवर्नर हो गए। और RBI है जो ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी ये भी एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है। तो ये कौन सा एक्ट के द्वारा बनाया गया है? ये एक्ट था 1935 का RBI एक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2014? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है? तो 2014 में जो नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया गया था उसमें पूछा जा रहा है कि जो मेन पिलर थे उसके अंदर में, उसमें से कौन से ऑप्शंस में कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो कि उसका मेन पिलर में नहीं शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर लिंकेज डेवलपमेंट। ये इसके मेन पिलर्स में नहीं आते हैं। रिमेनिंग जो 3 ऑप्शन है वो इसके मेन पिलर में हैं। अब हम लोग नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं, इसके सारे पिलर्स के बारे में। तो ये कब लॉन्च किया गया? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया 2014 जून मंथ में। और इसका जो मेन पिलर है उसे देखेंगे तो कौन कौन सा है? सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी, एफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग और गंगाग्राम। तो ये सारे जो हैं वो मेन पिलर में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तो फर्स्ट ही है मेन पिलर्स का। और उसके बाद है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग। तो ये भी यहाँ पे है, यहाँ पे दिया है मेन पिलर के अंडर में ये भी आता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग। और नेक्स्ट है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के बारे में भी दिया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रिवर लिंकेज डेवलपमेंट। ये इसके मेन पिलर में नहीं आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन? किस वर्ष में रॉबर्ट ब्राउन ने बिलियन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति का परीक्षण किया था?
तो ये साइंस का क्वेश्चन है और मैंने साइंस के क्वेश्चंस का एक अलग वीडियो बनाया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अलग अलग मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट किया है, तो वहाँ से आप डिटेल में सारे साइंस के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि किस तरह के साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जिगजैग मोशन जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, उसे कब ऑब्जर्व किया था? ये किया था 1827 में। तो देख सकते हैं कि साइंस में ईयर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को मेन जो ईयर है उसे भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 5-year प्लान इज करेक्ट? 5 वर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे क्या क्या दिया है ऑप्शंस में, जो भी ऑप्शंस दिए गए उसमें से जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1951। तो हम लोग सारे 5 years प्लान को देख लेते हैं ईयर्स के साथ। तो आप लोगों को जितने भी ईयर्स के साथ 5-year प्लान दिए गए हैं सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 5-year प्लान आया 1951 में और ये चला 5 years के लिए 1956 तक, 1951 से 1956। सेकेंड 5-year प्लान 1956 से 1961। थर्ड 5-year प्लान 1961 से लेकर 1966। उसके बाद आया प्लान हॉलीडे 3 years के लिए, ये देख सकते हैं ये 3 years के लिए है प्लान हॉलीडे, जो कि है 1966 लेकर 1969। उसके बाद आया फोर्थ 5-year प्लान 1969 से लेकर 1974। तो 5-year प्लान है तो सारे ही 5 साल के लिए आए थे। उसके बाद है फिफ्थ 5-year प्लान जो कि है 1974 से लेकर 1978। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओनली 4 साल के लिए आया है। उसके बाद आया रोलिंग प्लान जो कि 2 साल के लिए आया 1978 से लेकर 1980। उसके बाद आया सिक्स्थ 5-year प्लान जो कि था 1980 से लेकर 1985। उसके बाद आया सेवन्थ 5-year प्लान 1985 से लेकर 1990। उसके बाद आया एनुअल प्लान्स 1990 से 1992। तो एनुअल प्लान ये भी 2 years के लिए आया और रोलिंग प्लान ये भी 2 years के लिए आया। और उसके बाद जो प्लान हॉलीडे था वो कितने साल के लिए आया? 3 वर्ष के लिए आया। तो इस तरह से याद रखना है। तो जो इम्पोर्टेंट वाले ईयर्स हैं, यानी कि स्टार्टिंग का जो ईयर हो गया, ये 3 प्लान हॉलीडे, रोलिंग प्लान और एनुअल प्लान ये हो गए। उसके बाद फिफ्थ 5-year प्लान जो कि 4 साल के लिए आया था और लास्ट 5-year प्लान, ये सारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आया एट्थ 5-year प्लान 1992 से लेकर 1997। उसके बाद आया नाइन्थ 5-year प्लान 1997 से 2002। उसके बाद आया 10th 5-year प्लान 2002 से 2007। 11th 5-year प्लान 2007 से लेकर 2012। उसके बाद आया लास्ट 12th 5-year प्लान 2012 से लेकर 2017 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग वोन द गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023? निम्नलिखित में से किसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो जो 2023 का जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था ISSF का, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? ये जीता धनुष श्रीकांत ने। अब हम लोग 2023 का जो ISSF है उसे भी देखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ISSF। तो 2023 वाले भी देखेंगे और जो 2024 में हुआ है उसे भी देखेंगे। तो 2023 में जो हुआ था वो कौन सा एडिशन था? थर्ड एडिशन था। इसे होस्ट किसने किया था? साउथ कोरिया ने। और साउथ कोरिया में कहाँ पे हुआ था? चैंगवॉन में हुआ था। इसमें मेन में 10 मीटर एयर राइफल में जीता था गोल्ड किसने? अभिनव शाह, श्रीकांत धनुष और पार्थ राकेश मैन ने जीता था। और 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था गोल्ड शुभम बिस्ला ने। और 50 मीटर पिस्टल में जीता था गोल्ड किसने? कमलजीत। तो ये सारे इंडियन हैं, तो इंडियन वाले का ही याद रखना है। उसके बाद वीमेन में किसने जीता था? 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था सयाम ने। उसके बाद है 2024 का ISSF हो जाएगा इंडियन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो ये 2024 का है।
तो 2025 में एग्ज़ाम्स जो होंगे उसके लिए 2024 का इम्पोर्टेंट है। तो ये था 4th एडिशन। इसको होस्ट किया था स्पेन और पेरू ने। इसमें मेन में किसने जीता था? एयर राइफल में गोल्ड जीता था उमा महेश मडिनैनी ने। और वीमेन में किसने जीता? एयर पिस्टल गोल्ड जीता देवांशी धमा ने। और एयर राइफल में ईसा अनिल टकसाले। और जो मिक्स्ड टीम का एयर राइफल का था गेम, उसमें मेन और वीमेन दोनों को मिलकर गेम को खेलना था। तो इसमें गोल्ड किसने जीता? ईसा अनिल टकसाले और उमा महेश मडिनैनी, ये दोनों ने जीता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेन में जिन्होंने जीता था गोल्ड उसने, और जो वीमेन में जिन्होंने गोल्ड जीता था, ये दोनों मिलकर मिक्स्ड टीम का जो एयर राइफल हुआ था उसमें जीता है दोनों ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 26 जनवरी 1950। भारत 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। तो ये कैसा इंडिया किस तरह का कंट्री बनकर आया 26 जनवरी 1950 को? तो ये एक सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन स्टेट बनकर उभरा। तो इंडिया है जो 26 जनवरी 1950 को कैसा कंट्री बना? सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये इस दिन को रिपब्लिक डे के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हम लोग सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक को डिटेल में देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो सोवरेन का मतलब होता है इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यानी कि इंडिया एक स्वतंत्र देश है। इस पे जो बाहरी देश होते हैं या फिर जो भी एक्सटर्नल पावर होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो सोवरेन का मतलब ही होता है इंडिपेंडेंट। तो ये हो गया सोवरेन। डेमोक्रेटिक इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो भी गवर्नमेंट होते हैं वो जो पीपल होते हैं उनके सहमति से ही बनाई जाती है, यानी कि जो भी मेजोरिटी पीपल होते हैं जिस गवर्नमेंट को ज़्यादा वोट मिलती है उसी गवर्नमेंट को देश का सरकार बनाया जाता है। तो इसलिए इसे डेमोक्रेटिक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जो गवर्नमेंट है वो बाय द पीपल बनाया जाता है। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट यही याद रखना है कि जो डेमोक्रेटिक होता है कंट्री, वहाँ पे जो गवर्नमेंट होते हैं वो बाय द पीपल बनाए जाते हैं। और रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, वो रूल ऑफ द लॉ बनाए जाते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट हैं, वो इनडायरेक्टली पीपल के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि डायरेक्टली जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। वो पहले जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और वो जो एमएलए एमपी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो फिर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट वे हो गया, यानी कि यहाँ पे रूल के द्वारा हेड ऑफ द स्टेट को चुना जाता है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक होता है वहाँ पे डायरेक्टली लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को चुना जाता है। जैसे कि हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो डायरेक्टली ही लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसीलिए हमारे कंट्री में डायरेक्टली लोगों के द्वारा भी चुना जाता है गवर्नमेंट को, और बाय द रूल भी चुना जाता है गवर्नमेंट को। इसीलिए हमारा कंट्री जो है डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। हु वॉज द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द G20 समिट हेल्ड इन इंडिया इन 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक कौन थे? तो ये कौन थे चीफ कोऑर्डिनेटर G20 समिट के? ये थे हर्षवर्धन श्रृंगला। तो जो इंडिया में G20 समिट जो हुआ था 2023 का, वो कौन सा मीटिंग था? 18th मीटिंग था G20 का। और ये कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम दिल्ली में हुआ। ये 9 से 10 सितंबर 2023 तक हुआ है। और जो इंडिया में जो G20 समिट हुआ है ये 2023 का, वो फर्स्ट G20 समिट था जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया। इसके पहले इंडिया में एक भी बार G20 समिट को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, ये फर्स्ट टाइम था। तो G20 समिट में 6 एजेंडा को दिया गया, जो कि कौन कौन से हैं इसे देखेंगे। तो फर्स्ट था
पहला था ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, फाइनेंस एंड लाइफ। सेकंड था एक्सेलरेटेड, इंक्लूसिव, रिजिलियंट एंड ग्रोथ। थर्ड था एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फोर्थ था टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिफ्थ था मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी। और सिक्स था वीमेन लेड डेवलपमेंट। तो ये सारे 6 एजेंडा G20 समिट में दिए गए थे। इसका थीम क्या था? इसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इन संस्कृत। इसमें जो G20 समिट जो हुआ था, इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या आउटकम्स आए, यानी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया। तो इसमें अफ्रीकन यूनियन जो है उसे परमानेंट मेंबर बना दिया गया G20 का। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ G20 में 1999 के बाद, 1999 के बाद ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ जिसमें कि एक अलग कंट्री को इसका परमानेंट मेंबर बनाया गया। और इसमें और क्या हुआ, इसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया गया। किसके लिए? प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल बायोफ्यूल को। अब इसके बाद जो 2023 का जो है वो तो इंडिया में हुआ, जो कि 18th था। जो आगे होने वाला है 19th 2024 में जो होगा वो ब्राज़ील में, और 20th 2025 में जो होगा साउथ अफ्रीका में, और 21st 2026 में जो होगा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ICC वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? ICC विश्व कप क्रिकेट 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये तो क्रिकेट हो चुका है, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये इंडिया में हुआ है। अब हम लोग जो 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसे देखेंगे, और जो ICC का वर्ल्ड कप का ओवरऑल क्या रिजल्ट रहा उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले 2023 वाले को देख लेते हैं। तो इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका क्रिकेट फॉर्मेट क्या होता है? ODI, यानी कि ODI जो होता है 50 ओवर का होता है। तो इसमें 50 ओवर्स का गेम खेला जाता है। और इसका जो टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट होता है वो राउंड रॉबिन नॉकआउट होता है। इसका होस्ट कंट्री कौन था? इंडिया। इसके चैंपियन कौन से हैं, यानी कि किसने जीता ये टूर्नामेंट को? इसे जीता ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया 6th टाइम इस ODI को जीता है, ICC वर्ल्ड कप को। इसका रनर अप कौन रहा? इंडिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? विराट कोहली। मोस्ट रन किसने लिया? विराट कोहली ने। कितना रन लिया? 765। और मोस्ट विकेट्स किसने लिया? मोहम्मद शमी ने। और कितना लिया? 24। अब हम लोग ICC वर्ल्ड कप का जो ओवरऑल रिजल्ट है उसे देखेंगे। तो इसका एडमिनिस्ट्रेटर तो वही है, ICC, फॉर्मेट वही है ODI। तो और फर्स्ट टाइम इसे कब खेला गया? इसे खेला गया 1975 में। कहाँ पे खेला गया? इंग्लैंड में। इसका जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है वो 2023 में हुआ है। तो कहाँ पे खेला गया? इंडिया में। और जो नेक्स्ट एडिशन होगा तो ये हर 4 साल पे खेला जाता है, इसलिए इसका नेक्स्ट एडिशन होगा 2027 में। कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। इसमें टीम कितने हैं? इसमें 14 टीम्स हैं। और करेंट चैंपियन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, जिसने सबसे ज़्यादा टाइम्स इस ट्रॉफी को जीता है, ICC वर्ल्ड कप के ट्रॉफी को। और मोस्ट सक्सेसफुल भी कौन है? ऑस्ट्रेलिया ही है। और सबसे ज़्यादा रन किसने लिया? सचिन तेंदुलकर ने 2278 रन लिए हैं ओवरऑल। और मोस्ट विकेट किसने लिए हैं अभी तक में? ग्लेन मैकग्राथ ने लिया है 71 विकेट्स। और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चैंपियन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, जिसने लगातार 1999, 2003 और 2007 में इसके ट्रॉफी को जीता है। तो ये सारे फैक्ट्स के आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस डेवलप्ड इन द मोनास्ट्रीज ऑफ असम? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? तो असम का बोला जा रहा है डांस, तो ये कौन सा हो जाएगा? सतरिया हो जाएगा। बाकी जो सारे डांस दिए गए ऑप्शन में वो भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु का है। कथक नॉर्थ का है, मोस्टली यूपी का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फ्लूट हो जाएगा, जो नॉट स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी कि इसमें तार नहीं होते हैं, ये एयर के थ्रू प्ले किया जाता है। तो अब हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडिया के उसे देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से सितार है, सारंगी है, बीना है, सरोद है, हार्प है, मृदंगम है, वायलिन है, बांसुरी है, संतूर है, तबला है, सिल्लो है, ढोलक है, धार, तारा, गिटार, हारमोनियम, सुरबहार, तानपुरा, वायला, शहनाई, मैंडोलिन, ल्यूट और कंजीरा। तो ये सारे कौन से इंस्ट्रूमेंट है, ये है स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, कृषि के निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं में से कौन सी भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है। तो इसमें जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता है इंडिया में, उसमें कौन सा फीचर नहीं है, तो ये झूम कल्टीवेशन इसमें नहीं होता। तो इंडिया का जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होते हैं उसमें इरिगेशन को इनपुट में क्या क्या यूज होता है, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड एक्सेट्रा। तो ये सारे चीज़ों को यूज किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर को हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड, यानी कि ज़्यादा ऐसा सीड जो ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड करे, वैसे सीड को यूज किया जाता है। और ये जो क्रॉप्स होते हैं मेनली कॉमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो किए जाते हैं, यानी कि बिजनेस पर्पस, यानी कि उसे बेचकर पैसे कमाने के लिए इस क्रॉप को लगाया जाता है कॉमर्शियल पर्पस से। और तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल में हो जाएंगे, कॉटन हो जाएगा, जूट हो जाएगा, शुगर कैन और ग्राउंडनट। ये सारे कैसे क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स हैं जिसे कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए लगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर स्काइप टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, स्काइप को कंप्यूटर पर काम करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो स्काइप में क्या क्या होना चाहिए, वेबकैम भी होना चाहिए, माइक्रोफोन भी होना चाहिए और स्पीकर भी होने चाहिए। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 तीनों ही नेसेसरी हैं स्काइप में। तो स्काइप क्या है, स्काइप एक टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन है, ऐप है, जिसका यूज किया जाता है वीडियो कॉल, वॉइस कॉल और मैसेज को सेंड करने के लिए और फाइल्स को दूसरे लोगों के पास पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं और कंप्यूटर में भी यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें वीडियो कॉल होता है, मैसेज सेंड होता है, वॉइस कॉल होता है। तो इसके लिए वेबकैम भी होना चाहिए, यानी कैमरा भी होना चाहिए, माइक्रोफोन भी होना चाहिए और स्पीकर भी होना चाहिए, तभी तो वीडियो कॉल और वॉइस कॉल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन वाज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो ये कब शुरू की गई थी, ये 1999 में शुरू की गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये किसके लिए था, ये रूरल पीपल के लिए है, रूरल पुअर फैमिलीज के लिए है, जिनको कि सेल्फ एम्प्लॉयड किया जाता है, यानी कि कुछ उन्हें रोजगार दिया जाता है। और इसे लॉन्च कब किया गया, ये 1999 में लॉन्च किया गया। कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, यानी स्टार्ट किया गया। इसमें मेनली क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड किया जाता है रूरल पुअर पीपल को। और इसमें क्या क्या दिया जाता है, इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू हेल्प मेंबर्स इम्प्रूव देयर स्किल्स, क्रेडिट दिया जाता है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू मेंबर्स, टेक्नोलॉजी दिया जाता है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट मेंबर्स एक्टिविटीज, और मार्केटिंग प्रोवाइड किया जाता है, हेल्पिंग मेंबर्स मार्केट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। तो ये जितने भी एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए वो सारे चीज़ें प्रोवाइड की जाती है पुअर पीपल को, ताकि वो
अपने स्किल को उस तरह से यूज करके वो एम्प्लॉयड हो सके और कुछ पैसे कमा सके। तो ये है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ कॉलम्स इन MS एक्सेल इज। MS एक्सेल में स्तंभों की डिफॉल्ट चौड़ाई क्या है? तो जो MS एक्सेल होता है उसमें जो कॉलम होता है इस तरह से, उसमें उसका विड्थ कितना होता है, उसमें डिफॉल्ट होता है, मतलब पहले से ही सेट होता है 8 कैरेक्टर। तो ये है, जब आप कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो इस तरह से MS एक्सेल ओपन होगा। MS एक्सेल को ओपन करने पे ये ऐसा निकल कर आएगा और इसमें इस तरह से होता है फाइल, होम, इंसर्ट, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और इसमें जो इस तरह का बॉक्स बना हुआ है यही एक कॉलम है। तो इसका ही पूछा जा रहा है कि ये जो कॉलम का डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है वो कितने कैरेक्टर का होता है। तो ये कितना होता है, 8 कैरेक्टर का होता है, लेकिन आप इसे इंक्रीज और डिक्रीज इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होता है वो 8 ही कैरेक्टर का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज वन ऑफ द फर्स्ट criticism of the caste system written by महात्मा फुले एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1873। महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से कौन सी है? तो महात्मा फुले ने 1873 में कौन सा क्रिटिसिज्म को लिखा है कास्ट सिस्टम पे? तो इन्होंने लिखा था स्लेवरी। तो इन्होंने एक बुक लिखा था कास्ट सिस्टम पे बेस्ड, उसका नाम था गुलामगिरी, जो कि लिखा था मराठी लैंग्वेज में। और इसका जो प्रीफेस था कैसा था, इंग्लिश में था, लेकिन इसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया कम्प्लीटली और इसका नाम क्या हो गया, स्लेवरी हो गया। और 1873 में ज्योतिराव जो फुले हैं उन्होंने एक सत्यशोधक समाज को भी एस्टेब्लिश किया। किसके लिए? समाज में समानता को प्रमोट करने के लिए, यानी कि इक्वलिटी को समाज में प्रमोट करने के लिए ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज को भी बनाया। तो इनका बुक का नाम था गुलामगिरी, जो कि मराठी में था, और इंग्लिश में जो बुक था उसका नाम था स्लेवरी। और ये किस पे था, कास्ट सिस्टम पे था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो फ्रॉम 16 to 19, there has been an increase in cases of suicide due to unemployment। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2016 से 2019 के आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई। तो ये कितना इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें 24% इंक्रीमेंट हुआ है सुसाइड में 2016 से लेकर 19 तक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स इज अमंग द टॉप 10 पुअरेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल है? तो 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल कौन कौन सा राज्य है? मेघालय है और मध्य प्रदेश है। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो कभी 4 साल पे, कभी 10 साल पे, कभी 5 साल पे, इस तरह से कभी कभी आते रहते हैं। तो ये 2022 में आया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत लंबे समय तक 5-6 साल तक के जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके जो भी आउटकम्स हैं वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या निकल कर आया है। तो इसमें इंडिया जो है, इस इंडिया में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल हैं वर्ल्ड में। और कितना है यहाँ पे, 22.8 करोड़ हैं। यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ पे हैं, इंडिया में हैं। उसके बाद कहाँ पे है, नाइजीरिया में है 9.6 करोड़। उसके बाद जो पॉवर्टी है वो 55.1% से 16.4% हो गया इंडिया में। पहले क्या था, 2005 और 6 में कितना था, 55.1% था, जो कि अब हो गया है 16.4% 19 और 21 में। लेकिन फिर भी उसके बाद भी इंडिया है जो सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल को ये करता है, रखता है। उसके बाद जो
41.5 करोड़ पीपल हैं जो पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, यानी कि 2005-06 से 19-21 के बीच में 41.5 करोड़ पीपल पॉवर्टी से बाहर आए हैं इस 15 साल के ड्यूरेशन में। अब हम लोग इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं उसका परफॉर्मेंस का देखेंगे। तो जो बिहार है वो 2015-16 से अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा MPI है जो कम हुआ है, यानी कि गरीब लोग यहाँ से, बहुत सारे गरीब लोग इससे बाहर, गरीबी से बाहर निकले हैं, और इसमें सबसे आगे है बिहार। और इसके बाद है बिहार में पहले कितने थे पुअर पीपल, 77.4% थे 2005-06 में, और 15-16 में कितने थे 52.4%, और 19 और 21 में कितने हो गए 34.7%। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो बिहार में जो MPI का रिडक्शन हुआ है वो सबसे फास्टेस्ट हुआ है। अब जो 10 पुअरेस्ट स्टेट्स थे 2015-16 के बीच में, उसमें से जो वेस्ट बंगाल है वो बाहर निकल कर आया है 19-21 में, और जो रिमेनिंग स्टेट्स जो थे जो 5 और 6 में 2005-06 में जो गरीब स्टेट थे उसमें से बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान वो गरीबी से बाहर नहीं निकले, वो वहीं 10 पुअरेस्ट स्टेट्स में अभी तक हैं। तो इसमें से याद रखना है कि जो 10 पुअरेस्ट स्टेट थे उसमें से वेस्ट बंगाल बाहर निकला, बाकी सारे स्टेट्स वहीं पुअरेस्ट स्टेट्स में शामिल हैं। और जो MPI इंडिकेटर्स हैं, यानी कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसे किस बेसिस पे फाइंड किया जाता है, तो इसमें देखा जाता है हेल्थ को देखा जाता है, एजुकेशन को देखा जाता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। द सॉन्ग तेरी मिट्टी इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज। तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में से किस फिल्म से है, तो ये कौन से फिल्म से है, ये है केसरी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द ईयर 2023 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स टू ब्रिंग इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स टू द कंट्रीज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की। तो ये कौन सी योजना थी, वैभव। तो वैभव का फुल फॉर्म क्या है, द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप, ये है वैभव। तो इसमें क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है ये स्कीम, और ये जो इंडियन साइंटिस्ट हैं और जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं दोनों के बीच में कोलैबोरेशन को इनकरेज करने के लिए इस स्कीम को बनाया गया है। इससे क्या होगा, इसका एम क्या है, इंडिया का जो रिसर्च इकोसिस्टम है, यानी कि रिसर्च करने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें इनकरेज किया जाएगा, और उन्हें साइंटिस्ट को इंगेज किया जाएगा। तो वो क्या करेंगे, इससे क्या होगा कि इंडिया में जो रिसर्च इकोसिस्टम है वो इम्प्रूव होगा, और इससे इंडिया का जो दूसरे कंट्री से कांटेक्ट है, और इस तरह से ये भी बढ़ेगा, कांटेक्ट भी बढ़ेगा रिसर्च के बारे में। तो इसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसमें कितना फेलोशिप ग्रांट दिया जाता है, तो जब तक साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे तब तक के लिए मंथली कितना दिया जाता है, 4 लाख दिया जाता है इसमें। तो और भी दूसरे स्कीम है, और जो कि इंडिया से बाहर लोग रहते हैं उनके लिए बनाया गया है, जिसमें कि है प्रवासी भारतीय दिवस, नो इंडिया प्रोग्राम, और बजरे विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। हम्पी उत्सव विच इज सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका इज आल्सो कॉल्ड एज डैश दिस फेस्टिवल विच डिपिक्ट्स द pomp, splendor and glory of the historical period of Karnataka is celebrated for a week। तो ये कौन सा उत्सव है, तो ये है
कर्नाटका में मनाए जाने वाले हम्पी उत्सव को डैश भी कहा जाता है। कर्नाटका के ऐतिहासिक काल की धूमधाम, वैभव और महिमा को दर्शाने वाला यह त्योहार एक सप्ताह तक मनाया जाता है। तो ये जो हम्पी उत्सव है उसे कौन सा नाम से जाना जाता है? विजय उत्सव। तो हम्पी उत्सव को विजय उत्सव के भी नाम से जाना जाता है। अब हम लोग कर्नाटका के जितने भी फेस्टिवल्स है उसे देखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा मनाया जाता है? उगाड़ी, जिसे कि गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं। ये कर्नाटका का क्या होता है? न्यू ईयर होता है। नेक्स्ट है हम्पी फेस्टिवल। तो हम्पी फेस्टिवल जाना जाता है लाइट और कलर्स के लिए, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है हम्पी में। और ये हम्पी क्या है? एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट है पटाडकल डांस फेस्टिवल। ये डांस फेस्टिवल है एक, जो कि पटाडकल के टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है कम्बाला फेस्टिवल। ये एक ट्रेडिशनल बफेलो रेस है, जो कि कर्नाटका के कोस्टल रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर से मार्च के बीच में। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी। इसे विनायक चतुर्थी भी बोला जाता है, और ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है, अगस्त से सितंबर के बीच में, लॉर्ड गणेशा के बर्थडे के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है कर्नाटका राज्योत्सव। तो ये कर्नाटका का इस्टेब्लिशमेंट ईयर मनाया जाता है। ये कब है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, कर्नाटका का स्थापना दिवस। और कर्नाटका कब बना? 1956 में कर्नाटका को इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है मकर संक्रांति। तो इसे सुग्गी मकर संक्रांति भी बोला जाता है। इसे मनाया जाता है शुगर केन के हार्वेस्ट सीजन में, और इसमें क्या किया जाता है? गॉड को न्यू क्लॉथ्स और पहनाया जाता है, और रंगोली बनाई जाती है। इस तरह से मनाया जाता है इसे। नेक्स्ट है महामस्तक अभिषेक। तो ये हर 12 साल पे मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? सेवन बेलगोला में। और ये 18 मीटर के जो बाहुबली का स्टैचू है वहाँ पे बना हुआ, कर्नाटका में सेवन बेलगोला में। उसके स्वागत के लिए, उसका सम्मान के लिए ये मनाया जाता है सेवन बेलगोला में महामस्तक अभिषेक। नेक्स्ट है मैसूर दशहरा। इसे बोला जाता है नाडा हब्बा भी बोला जाता है, और ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है। कौन से मंथ में? अक्टूबर में मनाया जाता है, जब नवरात्रि शुरू होता है, और विजयदशमी के लास्ट तक इसे मनाया जाता है मैसूर दशहरा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये कौन से पार्ट को बोला जाता है? ये पार्ट 3 को बोला जाता है। तो पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? फंडामेंटल राइट होता है पार्ट 3 में, जो कि किसके जैसा मैच करता है? एक इंग्लैंड के किंग थे, किंग जॉन, जिन्होंने एक चार्टर इशू किया था 1215 ईस्वी में, जिससे बोला जाता था मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा में भी क्या था? फंडामेंटल राइट्स को ही के बारे में बताया गया था। और इसी तरह से जो पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी फंडामेंटल राइट के बारे में भी बताया गया है। इसीलिए पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। द बादामी और बतापी चालुक्य वर ओरिजिनली अंडर विच पावर? बादामी और बतापी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? तो ये किसके अधीन थे? कदम्बा। तो बादामी चालुक्य जो थे वो क्या थे? कदम्बा डायनेस्टी के अंडर में काम करते थे। और ये कहाँ पे रूल करता था कदम्बा डायनेस्टी? ये कनारा कोस्ट, जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पे रूल करता था। और अचानक क्या हुआ? जो चालुक्य थे वो अपने आप को कदम्बा डायनेस्टी से बाहर निकाले। उन्होंने बाहर निकाला, और उन्होंने एक अपना डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। और कैपिटल कहाँ बनाया? उसका बादामी, उसका कैपिटल बनाया। तो जो चालुक्य डायनेस्टी ने अपना कैपिटल बनाया बादामी को, और इसका जो फर्स्ट रूलर था जिन्होंने एस्टेब्लिश किया वो थे पुलिकेशन वन। ये फर्स्ट चालुक्य किंग थे। इन्होंने इसे एस्टेब्लिश किया चालुक्य किंगडम को 543 ईस्वी में, और इसमें बतापी को कैपिटल बनाया। और कदम्बा डायनेस्टी से आज़ादी पाने की खुशी में उन्होंने एक
हॉर्स सेक्रीफाइस भी किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द क्लोजेस्ट dwarf planet ever discovered, obtaining at the distance of only 2.8 times the distance of Earth from the Sun। अब तक खोजा गया निकटतम बौना ग्रह कौन सा है जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी से केवल 2.8 गुना ही की दूरी पर परिक्रमा करता है? तो ये क्या है? सीरस है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूट्रोफिकेशन इज करेक्ट। यूट्रोफिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दिस अकर्स व्हेन टू मच नाइट्रोजन इनरिच द वाटर लीडिंग टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ये होता है जब इसमें क्या होता है, सपोज ये एक वाटर बॉडी है, पॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, मैनमेड एक्टिविटी के कारण, जैसे कि सीवेज हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो गया, फर्टिलाइजर रन ऑफ हो गया, ये सब के कारण क्या होता है, न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट करता है इस वाटर में, और उसके कारण क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें होते हैं उसका एक्सेसिव ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, और इससे क्या होता है, एल्गल ब्लूम होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, उसके कारण वो क्या करते हैं, एक्सेसिवली ऑक्सीजन को यूज करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है उसका डिप्लीशन शुरू हो जाता है होना, और जब डिप्लीशन होगा यानी कि ऑक्सीजन का कमी होगा, तो इसमें जो वाटर बॉडी में जो और भी प्लांट है, मैरीन एनिमल है, उन लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इसके कारण क्या होगा, उन लोगों का डेथ होना शुरू हो जाएगा, और इससे ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है इस पॉन्ड का वो डिप्लीट होगा, डिग्रेड होगा। तो इसी कंप्लीट फिनोमेना को, इसी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो ये था 1 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर इसके बारे में कुछ सजेशंस है और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।